एक बहुत ही चौंकाने वाले सीन की कल्पना कीजिए। मतलब एक मेज पर जन्मदिन का केक रखा है, मोमबत्तियां जल रही हैं। एक पूरा जश्न का माहौल, राइट? बिल्कुल, हंसी मजाक की आवाजें आ रही हैं, लेकिन ठीक उसी वक्त उसी कमरे के एक कोने में एक इंसान की मौत की खौफनाक साजिश बुनी जा रही है। बाप रे, ये तो किसी डार्क सस्पेंस थ्रिलर का सीन लगता है। है ना? लेकिन सबसे भयानक बात यह है कि ये कोई कहानी नहीं है। ये हमारे ही समाज का एक बहुत ही भयानक सच है। मतलब जश्न और मौत दोनों एक ही छत के नीचे, एक साथ। और ये घटना सिर्फ एक क्राइम तक सीमित नहीं रहती है, ये इंसानी दिमाग के मनोविज्ञान के सबसे अंधेरे कोनों को सामने लाती है। सही कहा। मतलब जब आप अपने परिवार के बीच होते हैं तो हत्या जैसी चीज की तो आप सबसे कम उम्मीद करते हैं, और यहीं पर अपराध का सबसे क्रूर रूप सामने आता है, जब आपके भरोसे को ही हथियार बना लिया जाए। एकदम। और आज की इस गहन चर्चा का आधार ना यही घटना है। हम आज तक एबीपी लाइव और यूपी तक की न्यूज़ रिपोर्ट्स को देखेंगे, साथ ही पुलिस और एफएसएल की जो इन्वेस्टिगेशन फाइल्स हैं उनका भी विश्लेषण करेंगे। तो हमारा मुख्य मकसद क्या है इस चर्चा में? हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक परफेक्ट क्राइम, जिसे शुरू में सबने, यहाँ तक कि पुलिस ने भी एक नॉर्मल हार्ट अटैक मान लिया था, उसका पर्दाफाश पूरे 4 महीने बाद हुआ। ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इसमें दो चीजें बहुत अहम हैं। एक तो विज्ञान की ताकत, और दूसरा एक बेबस माँ का संघर्ष। हाँ, वो माँ की कहानी तो बहुत ही इमोशनल है। बिल्कुल। लोग अक्सर सोचते हैं कि बिना गवाह के अपराध छुप जाते हैं, लेकिन सच ये है कि हर अपराधी कोई ना कोई ऐसा निशान छोड़ ही देता है जिसे मिटाना उसके बस में नहीं होता। राइट। और इस केस की शुरुआत में ना, जो बात मुझे सबसे ज्यादा झकझोरती है वो है रिश्तों का खोखलापन। हमारे समाज में ससुराल को कितना सुरक्षित माना जाता है। हाँ, वहां तो इंसान अपना गार्ड पूरी तरह नीचे कर देता है। बिल्कुल। लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, जब जो लोग आपको कफन पहनाने वाले हैं वही आपके साथ बैठकर केक काट रहे हों, तो ये सिर्फ हत्या नहीं है, ये भरोसे की हत्या है। सही बात है। और इस घटना की जड़ों को समझने के लिए हमें यतेंद्र और तनु, जो पति पत्नी थे, उनके अतीत में जाना होगा। हाँ, बताइए उनके बारे में। रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? तो यतेंद्र पाल एक फैक्ट्री वर्कर था और तनु फाउंड्री वर्कर की रहने वाली थी। हमारी न्यूज़ रिपोर्ट्स में कुछ विरोधाभास भी हैं। अच्छा, कैसे विरोधाभास? जैसे कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि इनकी शादी को 2 साल हुए थे, जबकि कुछ में 3 साल बताया गया है। ये तो न्यूज़ रिपोर्टिंग में अक्सर होता है, खासकर जब केस महीनों बाद खुलता है। हाँ, और तारीखों को लेकर भी कंफ्यूजन है। एक रिपोर्ट इसे 14 नवंबर की घटना बताती है, तो दूसरी में 22 नवंबर 2025 की रात का जिक्र है। राइट। लेकिन एक बात तो सभी सोर्सेज में कॉमन है ना, कि पति पत्नी के बीच काफी समय से अनबन चल रही थी। बिल्कुल। तनाव इतना ज्यादा था कि पत्नी अपना ससुराल छोड़कर मायके में रह रही थी, ट्रांस यमुना के देवकी नगर गुलाबनगर इलाके में। और फिर आता है वो दिन जो इस पूरी साजिश का सेंटर बन गया, पत्नी का जन्मदिन। यतेंद्र को लगा कि ये बर्फ पिघलाने का, मतलब सुलह करने का एक अच्छा मौका है। हाँ, वो शांति का हाथ बढ़ाने ससुराल पहुंचता है, बिना ये जाने कि दूसरी तरफ उसके लिए क्या तैयारी चल रही है। अगर मैं इसे साइकोलॉजी या हिस्ट्री के नजरिए से देखूं ना, तो मुझे ये पूरा मामला ट्रोजन हॉर्स जैसा लगता है। ग्रीक माइथोलॉजी वाला। हाँ, जैसे वो लोग शांति के प्रतीक के रूप में एक लकड़ी का घोड़ा शहर में लाए थे, पर अंदर सैनिक छिपे थे। यहाँ सिचुएशन थोड़ी उल्टी है, लेकिन उतनी ही घातक है। मतलब यतेंद्र खुद वो ट्रोजन हॉर्स लेके अंदर गया। एग्जैक्टली। वो अपना सारा डिफेंस मैकेनिज्म हटाकर ससुराल गया। उसने खुद के लिए ही मौत का ट्रोजन हॉर्स खोल दिया, और कातिलों ने इसी अंधे भरोसे का फायदा उठाया। और क्रिमिनोलॉजी में इस अंधे भरोसे को सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी माना जाता है। दामाद जब ससुराल में होता है तो वो एक अतिथि होता है, उसका दिमाग खतरे का कोई अलार्म नहीं बजाता। और अपराधियों को ये बात बहुत अच्छे से पता थी। हाँ, उन्हें पता था कि जश्न के माहौल में अगर यतीन्द्र को कुछ भी पीने को दिया जाएगा तो वो शक नहीं करेगा। इसीलिए ये साजिश शुरुआत में इतनी आसानी से सफल हो गई। और इसके बाद जो हुआ वो तो और भी खौफनाक है। मतलब रात के करीब 3 बजे यतीन्द्र की अचानक तबीयत बिगड़ती है, अस्पताल ले जाया जाता है, और वहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। राइट। और दुनिया को बताया जाता है कि ये एक सामान्य हार्ट अटैक है या अचानक हुई मौत है।
लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि डॉक्टरों को ये हार्ट अटैक क्यों लगा? ये समझना बहुत जरूरी है। इस मामले में जिस जहर का इस्तेमाल किया गया था वो था सल्फास। सल्फास, ये तो शायद खेतों में इस्तेमाल होता है ना? बिल्कुल, ये एक कीटनाशक है। इसका केमिकल नाम है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। जब ये रसायन हमारे पेट के एसिड और नमी के संपर्क में आता है तो ये फॉस्फीन नाम की एक बहुत ही जहरीली गैस छोड़ता है। ओहो, तो ये फॉस्फीन गैस शरीर के अंदर जाकर ऐसा क्या करती है कि बाहर से वो हार्ट अटैक जैसा लगता है? ये गैस सीधे हमारी कोशिकाओं के मतलब सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया पर हमला करती है। इससे सेल्स की ऑक्सीजन इस्तेमाल करने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो जाती है। और दिल को तो काम करने के लिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। सटीक, तो ऑक्सीजन ना मिलने के कारण दिल अचानक काम करना बंद कर देता है। इसे मेडिकल भाषा में रैपिड कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स कहते हैं। बाप रे, यानी शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं, कोई खून नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, सिर्फ एक इंसान जिसका दिल अचानक धड़कना बंद कर देता है। हाँ, और इसी वजह से इमरजेंसी रूम में जो डॉक्टर बैठे थे उन्होंने इसे हार्ट अटैक मान लिया। उनके पास सोचने का बहुत कम समय होता है। राइट, मतलब बाहरी तौर पर कोई ट्रॉमा नहीं दिखा तो पहली डायग्नोसिस कार्डियक अरेस्ट ही होगी। बिल्कुल, और यही वो मेडिकल ब्लाइंड स्पॉट था जिसका फायदा इन अपराधियों को मिल गया। लेकिन यतीन्द्र की माँ मंजू रानी, जिन्हें कुछ जगह मुन्नी रानी भी कहा गया है, उनका शक एक अलग ही कहानी बयां कर रहा था। उनका इंट्यूशन ये मानने को तैयार ही नहीं था कि 25-26 साल के एक फिट लड़के को अचानक हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। माँ की ममता अक्सर उन चीजों को भांप लेती है जो सिस्टम नहीं देख पाता। सही कहा। उनका आरोप था कि अस्पताल लाने में जानबूझकर देरी की गई और शायद उसे मरा हुआ ही लाया गया था। लेकिन जब वो पुलिस के पास गईं, तो पुलिस का रवैया बहुत ही निराशाजनक था। उन्होंने केस दर्ज करने से मना कर दिया होगा। हाँ, उन्होंने इसे बस एक हादसा माना और रिपोर्ट ही नहीं लिखी। ये सिस्टम की कामचोरी नहीं लगती आपको? देखिए, पुलिस अक्सर लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस पर चलती है, मतलब जो रास्ता सबसे आसान हो। अगर डॉक्टरों ने शुरुआत में हत्या का शक नहीं जताया तो पुलिस उसे नॉर्मल डेथ मानकर फाइल बंद करना प्रेफर करती है, कागजी कार्रवाई से बचने के लिए। लेकिन अगर डॉक्टर ने चोट के निशान नहीं देखे और डेथ सर्टिफिकेट पर कार्डियक अरेस्ट लिख दिया, तो क्या कानूनी तौर पर पुलिस के पास जांच शुरू करने का कोई ठोस आधार बचता है? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। कानूनन पुलिस को प्रथम दृष्टया या प्राइमा फेसी सबूत चाहिए होता है। जब डॉक्टर सस्पेक्टेड नहीं लिखते तो पुलिस के हाथ एक तरह से बन जाते हैं। और डॉक्टर भी तो बिना पुख्ता सबूत के पॉइजनिंग लिखने से बचते होंगे ना, कोर्ट के चक्कर कौन काटे? एग्जैक्टली। और इस केस में यही मेडिको लीगल गैप अपराधियों का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन गया था। लेकिन वो माँ हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पुलिस थानों से निराश होकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और महीनों की जद्दोजहद के बाद 5 जनवरी 2026 को कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ। और फिर जांच फ्रांस यमुना थाने से कमलानगर पुलिस स्टेशन ट्रांसफर हुई। कोर्ट का वो आदेश सिस्टम की जड़ता तोड़ने वाला था। हाँ, लेकिन अब पुलिस के सामने एक और दीवार थी। बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ एक माँ के शक पर किसी ससुर या पत्नी को कैसे गिरफ्तार करते? यहीं पर एक बहुत ही रूटीन सी प्रक्रिया इस केस की लाइफलाइन बन गई। पोस्टमार्टम के समय क्योंकि मौत का कारण 100% क्लियर नहीं था, डॉक्टरों ने यतेंद्र का बिसरा सुरक्षित रख लिया था। बिसरा, ये तो किसी एरोप्लेन के बायोलॉजिकल ब्लैक बॉक्स की तरह हो गया ना। बिल्कुल सही एनालॉजी है ये। मतलब जैसे प्लेन क्रैश में सब जल जाता है लेकिन ब्लैक बॉक्स में डेटा सेफ रहता है, वैसे ही यतेंद्र का बिसरा उसका ब्लैक बॉक्स था जो 4 महीने तक सच को अपने अंदर समेटे रहा। विज्ञान के नजरिए से ये एकदम सटीक है। बिसरा में मुख्य रूप से लिवर, किडनी, स्प्लीन और पेट के हिस्से आते हैं। लिवर हमारे शरीर का केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट है। तो जब जहर शरीर में जाता है तो लिवर उसे तोड़ने की कोशिश करता है। हाँ, और इसी प्रक्रिया में जहर के केमिकल सिग्नेचर लिवर और किडनी के टिश्यूज में फंस जाते हैं। मौत के बाद भी वो अंश उस बिसरा में सुरक्षित रहते हैं। यानी कातिलों ने सोचा कि उन्होंने यतेंद्र को मारकर सारे सबूत मिटा दिए हैं, पर यतेंद्र का अपना शरीर ही उनके खिलाफ गवाही देने के लिए डेटा स्टोर कर रहा था। यही फोरेंसिक विज्ञान की ताकत है। ये मूक मृतकों की आवाज बन जाता है। और फिर 16 मार्च को जब FSL की रिपोर्ट आई तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। रिपोर्ट ने चीख कर कह दिया कि ये प्राकृतिक मौत नहीं थी, शरीर में सल्फास जहर मिला है। और जैसे ही जहर की पुष्टि हुई, केस 180 डिग्री घूम गया। अब शक नहीं बल्कि साइंटिफिक फैक्ट था कि मर्डर हुआ है। इसके बाद DCP सिटी अली अब्बास की टीम ने जो कड़ाई से पूछताछ की,
उससे शक की सुई सीधे पत्नी तनु और ससुर महेंद्र सिंह सेंगर पर गई। और ससुर का जो कबूलनामा था वो तो किसी को भी सुन कर दे। बाप रे, हाँ। उसने खुद माना कि जन्मदिन की रात उनके बीच फिर झगड़ा हुआ था और दामाद को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए उसने खुद शराब के ग्लास में सल्फास मिला दिया। एक पिता का अपनी बेटी के पति को इस तरह जहर देना, वो भी जश्न के माहौल में, ये दिखाता है कि नफरत किसी परिवार को किस हद तक खोखला कर सकती है। और उस सीन के बारे में सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यतेंद्र को लग रहा होगा कि वो जश्न का जाम पी रहा है और पत्नी तनु सब देखती रही। हाँ, उसने अपने पति को जहर पीते देखा, तड़पते देखा, ऑक्सीजन के लिए संघर्ष करते देखा, लेकिन वो पूरी तरह खामोश रही। ये सिर्फ मर्डर नहीं है, ये बहुत ही ठंडे दिमाग से किया गया क्रिमिनल कोलैबोरेशन है। मतलब वो इतनी शांत कैसे रह सकती है? जब एक परिवार पूरी तरह से क्रिमिनल सिंडिकेट में बदल जाए ना, तो नैतिकता खत्म हो जाती है। और पुलिस के मुताबिक इसका मोटिव ये था कि प्राइवेट कोचिंग पढ़ाने वाली तनु का किसी और लड़के से अफेयर था। तो अलगाव का एक बड़ा कारण ये भी था। और इस साजिश में सिर्फ ये 2 लोग नहीं थे। जो FIR दर्ज हुई है ना, उसमें 7 लोगों के नाम हैं। 7 लोग? हाँ, ससुर महेंद्र, पत्नी तनु, सास शिवानी, साला ऋषभ, तनु की दोनों बहनें डॉली और आस्था, और तो और उनका एक किराएदार विपिन शर्मा भी। ये तो कलेक्टिव क्रिमिनलिटी का क्लासिक केस है। अपराध में सिर्फ जहर देने वाला ही दोषी नहीं होता, जो लोग सच जानते हुए भी चुप रहते हैं, सबूत मिटाते हैं, वो भी उतने ही बड़े अपराधी हैं। बिल्कुल। इसे शायद डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं ना। सबको लगता है कि इतने लोग शामिल हैं तो कोई एक नहीं पकड़ा जाएगा। हाँ, लेकिन उनका ये भ्रम फोरेंसिक जांच ने तोड़ दिया। फिलहाल तनु और उसके पिता जेल में हैं। अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा से मुख्य टेक अवे निकालना चाहें तो वो क्या होंगे? सबसे बड़ा सबक तो यही है कि परफेक्ट क्राइम जैसा कुछ नहीं होता। अपराधी कितनी भी चालाकी कर ले, आज के दौर में फोरेंसिक साइंस सच ढूंढ ही लाती है। मुझे लगता है एक माँ की जिद, सिस्टम कितना भी सुस्त हो, उस माँ के संकल्प ने पूरी व्यवस्था को काम करने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल। और ये उन लोगों के लिए भी चेतावनी है जो सोचते हैं कि वो खुद जज और जल्लाद बन सकते हैं। रिश्तों में कड़वाहट आती है, पर हत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। हाँ, इससे आप सिर्फ दूसरे की जिंदगी नहीं खत्म करते, बल्कि अपनी जिंदगी भी सलाखों के पीछे धकेल देते हैं। सही बात है। और ऐसी घटनाएं पूरे समाज को झकझोर देती हैं। इससे हमारी न्याय प्रणाली और वैज्ञानिक जांच पर भरोसा और भी मजबूत होता है। आज की इस चर्चा ने ना मुझे एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या सवाल? मतलब आज हम एक पूरी तरह से डिजिटल युग में जी रहे हैं। हर चीज के लिए हम CCTV, मोबाइल लोकेशन, WhatsApp चैट्स पर डिपेंड करते हैं। हमें लगता है तकनीक ही हमें न्याय दिलाएगी। डिजिटल फुटप्रिंट्स इन्वेस्टिगेशन का बड़ा हिस्सा तो हैं ही। है, बिल्कुल है। लेकिन हैरानी की बात देखिए, इस इतने हाई प्रोफाइल और शातिर केस का पर्दाफाश किसी कैमरे या डिजिटल डिवाइस से नहीं किया। बिसरा नहीं किया। हाँ, इस परफेक्ट क्राइम को तोड़ा इंसान के अपने ही शरीर के एक छोटे से हिस्से ने, उस बायोलॉजिकल ब्लैक बॉक्स ने। ये बायोलॉजी की वो खामोश ताकत है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के शोर में अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हमारा शरीर अपनी गवाही खुद देता है। तो सोचिए जरा, अगर उस रात अस्पताल में डॉक्टरों ने वो रूटीन बिस्तरा सुरक्षित ना रखा होता, अगर इसे 100% नेचुरल डेथ मान लिया गया होता, तो ये केस कभी खुलता ही नहीं। बिल्कुल। हमारे समाज में ऐसे कितने ही परफेक्ट क्राइम हो चुके होंगे जो कभी पकड़ में नहीं आए। कितनी मौतें नेचुरल मान ली गई होंगी और कातिल आज भी शायद आराम से आजाद घूम रहे होंगे। ये तो बहुत ही डिस्टर्बिंग ख्याल है ना? वो जन्मदिन का केक, वो बुझती हुई मोमबत्तियां और उसी के साथ शांति से बुझा दी गई एक इंसान की जिंदगी। ये एक ऐसा कड़वा सच है जो हमें अपने आसपास के अंधे भरोसे को एक अलग ही नजर से देखने पर मजबूर कर देता है। यकीनन ये एक ऐसा सवाल है जो लंबे समय तक हमारे दिमाग में गूंजता रहेगा। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस केस ने साबित कर दिया है कि सच को चाहे जितनी गहरी कब्र में दफना दो, समय और विज्ञान उसे खींचकर बाहर ले ही आते हैं।